आप हमारे साथ ये पूरा वीडियो देखिए और ये जानने कि कैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर के और जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पार्ट रहे अधिकारियों से बातचीत को लेकर के लोग कैसे देखते हैं, क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले इसमें कई सारे प्रमुख चीज़ें हैं, लेकिन उस दिन का 17 तारीख की बात का हम जिक्र करते हैं जब बजरंग दल ने ये ऐलान किया कि औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए हम सबको पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन की शुरुआत भी हुई। उस दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के महाल इलाके में एक शिवाजी चौक है, वहाँ पर उन्होंने एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक वहाँ पर चद्दर जलाई। हरे कलर की चद्दर थी, कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, जबकि अब उस डिज़ाइन को, उस हरे कलर की चद्दर जो हम चढ़ाते हैं, कई बार मुस्लिम समाज वो जा कर के चढ़ाता है, उसको उन्होंने जलाने की कोशिश की या जलाने की बात कही। हालांकि चद्दर पर जो सरकारी वर्जन है, जो पुलिस कह रही है या सरकार कह रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था, न तो आयातें लिखी थी, न कोई आपत्तिजनक चीज़ें थी। वो डिज़ाइन था, क्योंकि नागपुर पुलिस ने कई मौलवियों से उस चद्दर के हिस्से को चेक कराया था और चेक कराने के बाद ये पाया कि उसमें कुछ लिखा नहीं था। लेकिन दंगा भड़काने वाले लोग जो थे, उन लोगों ने उसको इशू बनाया और कहा कि उस पर कुछ आयातें लिखी थी, कुछ पवित्र उनकी जगहों के फोटोग्राफ्स थे जिनको जलाने की कोशिश की, डंडे से मारने की कोशिश हुई और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन कई सारे सीसीटीवी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए, कई सारी चीज़ें जो धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, उसमें ये दिख रहा है कि कुछ लोग ये दंगे के पहले रैकी कर रहे हैं उस इलाके की, चाहे वो शिवाजी चौक हो, महाल का पूरा परिसर हो, या फिर आगे का जो चिटनीस चौक है, चिटनीस पार्क, चूँकि 300 मीटर का डिस्टेंस है शिवाजी चौक और चिटनीस पार्क के बीच में, वो पूरा हिस्सा हो। उसके बाद चिटनीस पार्क के आगे का जो सिग्नल है, जिसको अग्रसेन चौक बोलते हैं, ये तीनों चौक सिमिलर लंबाई में हैं, करीब आधे किलोमीटर में ये तीनों पड़ते हैं। लेकिन इन तीनों जगहों की जो सीसीटीवी फाइंड आउट किए पुलिस ने, तो उसमें पाया कि कुछ लोग जिनको अरेस्ट किया गया है वो पहले वहाँ रैकी कर रहे थे और वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि सीसीटीवी कहाँ लगा है, उनसे कैसे बचना है, और दंगे में अगर पत्थरबाजी करके भागना पड़ा तो कौन सी जगह से हम भाग सकते हैं। ये पूरा रैकी की जा रही थी, जो पुलिस के हाथ लग गया। फ़हीम शमीम खान जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो दरअसल नितिन गडकरी के सामने वो चुनाव लड़ चुका है और जिस लोकल पार्टी से चुनाव लड़ा है, वहाँ पर उसके आज की रात में उसके अध्यक्ष को भी, जो कॉन्ट्रैक्टर करके उसका अध्यक्ष था, नदीम कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी हामिद कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, और उसके साथ साथ तमाम सारे दूसरे लोगों को अरेस्ट किया। 15 से ज़्यादा जो है वो यूथ अरेस्ट हुए हैं जो अंडर 18 हैं। अब अंडर 18 होने के पीछे की कहानी ये है कि जो पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन में पाया कि अंडर 18 अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर जुवेनाइल एक्ट के तहत जुवेनाइल कोर्ट में जाकर के मामला पड़ेगा और उसको आप बड़े कोर्ट में उसको वो नहीं कर सकते और उसको ट्रायल पर या बाल सुधार गृह भेज देंगे और जो 6 महीने साल भर में वो बरी हो जाएगा, तो उसके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस नहीं लगेंगे। लेकिन इस पूरे इसमें जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे थे उन सीसीटीवी को तोड़े भी गए हैं, यानी ये कोई तुरंत स्फूर्त घटना नहीं हुई थी, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि फ़हीम शमीम जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश की कई वेबसाइट्स को उसने फॉलो किया था। उसके साथ साथ जितने आरोपी आए हैं उन आरोपियों में से कई आरोपियों के फेसबुक प्रोफाइल पे दिख रहा है कि वो बांग्लादेश से रिटर्न आए हुए हैं। तो अब इसमें यही एंगल घुस गया कि क्या बांग्लादेश ने नागपुर को अशांत करने की कोशिश की, और नागपुर को ही क्यों टारगेट किया, क्यों नागपुर को टारगेट किया गया? क्योंकि
उनके सामने तो मुंबई बड़ा शहर है, वहाँ पे टारगेट किया जा सकता था, दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ टारगेट किया जा सकता था। नागपुर को टारगेट करने के पीछे वजह क्या थी? लेकिन जो अब तक सूत्र बता रहे हैं, जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं हालांकि, कि प्रधानमंत्री का 30 मार्च को नागपुर में दौरा है और नागपुर में जो संघ मुख्यालय है, आरएसएस का मुख्यालय है, उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो 100 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है और इस आरएसएस के निशाने पर रहने की वजह से नागपुर को टारगेट किया गया ताकि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब की जा सके, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और उसके साथ साथ वो गृहमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के। दूसरा, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अगर इस तरीके की चीज़ें हो गई तो पीएमओ में फडणवीस की छवि जो है वो खराब होगी और प्रधानमंत्री की नज़र में ये होगा कि नागपुर जो कंट्रोल है वो कहीं न कहीं वो फडणवीस से छूटता जा रहा है। और दूसरा, आरएसएस को भी सबक सिखाया जा सकेगा कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसके पहले हमने दंगा करवा दिया। तो ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है और इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 100 से ज़्यादा आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इन आरोपियों को जब भी अरेस्ट किया गया तो उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया है ताकि वहाँ पर ये पता लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें अलग अलग इलाके के हैं, खासकर तहसील पुलिस स्टेशन के अंडर में जहाँ ये पूरा दंगा भड़का, उसके अलावा दूसरे पुलिस स्टेशंस में इस तरीके के जहाँ वाक़या हुए, उन सारी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें की गई और वहाँ से अरेस्टिंग हुई। अब अधिकारियों के ऊपर चोट लगने की जहाँ तक बात है, मैंने कई अधिकारियों से बातचीत की, उनके घर पर गया, उनका हाल चाल जाना। उसमें बहुत सारे अधिकारी थे। तो एक अधिकारी ने, जो डीसीपी हैं शशिकांत सातव, उन्होंने बताया कि वो और वहाँ के कमिश्नर रविंद्र सिंघल और 1-2 डीसीपी और जब भीड़ को खदेड़ रहे थे अग्रसेन चौक की तरफ, जब भीड़ भागी तो अंधेरे का फायदा उठाकर जो स्टोन पेल्टिंग हुई है, जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, उसके कारण कई अधिकारियों को चोट लग गई और उसमें बुरी तरीके से वो जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में तुरंत एडमिट कराया गया। यानी अगर किसी कलमे को, किसी आयत को, किसी चद्दर को लेकर अगर कोई दिक्कत थी तो उसके लिए कानूनी दावपेच अख्तियार करने की बजाय इस तरीके से दंगे भड़काना, ये कोई चीज़ें नहीं बैठ रही। वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम भी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, वहाँ पर जामा मस्जिद में मैं गया। जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है नागपुर की, जहाँ पर जुमे की नमाज के दिन सबसे ज़्यादा पब्लिक आई थी। वहाँ के लोगों से बात हुई, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। उन सब का कहना है कि वहाँ के स्थानीय लोग नहीं थे, बाहरी लोग थे। तो बाहरी लोग आए कैसे वहाँ पर? अगर प्लांट नहीं था, अगर प्री प्लान नहीं था, तो बाहरी लोग वहाँ कैसे पहुँचे? अगर क्या बाहरी लोगों को बुलाया गया था? क्या इत्तेफाक था कि बाहरी लोग वहाँ पहुँच गए? लेकिन इस समय बेहाली अगर किसी की हो रही है तो हो रही है वहाँ के व्यवसायियों की, क्योंकि व्यवसायी जो है उन्होंने अपने व्यवसाय में करोड़ों रुपए डाले हुए हैं वहाँ पर, और उनको उम्मीद थी कि रमज़ान का जो महीना है उसको मुसलमानों में पाक महीना कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा सुंदर और भगवान को मानने वाला, जो अल्लाह को मानने वाला महीना है, वो पाक महीना में उनकी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होगी क्योंकि ईद सामने आने वाली है। लेकिन पिछले 5 दिनों से कई स्थानों पे कर्फ्यू लगा हुआ है। पहले 10 पुलिस स्टेशन में लगा था, फिर कुछ पुलिस स्टेशन को हटाया, फिर 7-8 पुलिस स्टेशन में किया, अभी भी कर्फ्यू है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ वहाँ पर, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था, क्या कैसे दंगा भड़का, कैसे कंट्रोल हुआ और उसमें किसकी संदेहास्पद भूमिका रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि कई लोगों पर एनएसए लगा है, यानी देश विरोधी कानून लगा है, और देश की सुरक्षा में खतरा जो एनएसए का एक्ट है वो उसको लगाया गया है, जिसको राजद्रोह या देशद्रोह भी कहते हैं। तो उसको लगाने का जो BNS 152 लगाया गया है, उसके
पीछे वजह यह है कि उसमें कई सारे एलिमेंट्स ऐसे मिले, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे जो वाक़े मिले, पोस्ट मिली, जिससे उस घटना का महिमा मंडन किया गया। यानी नागपुर में जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा आगे होना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। कई चश्मदीद ये बताते हैं जिनके घरों में पत्थरबाजी हुई है या जिनका परिवार वहाँ था, हम वहाँ से हंसापुरी इलाके से के परिवारों से भी मिले। हंसापुरी भी बहुत ज़्यादा दंगा प्रभावित इलाका रहा और सबसे आखिरी में दंगा वहीं पर हुआ। यानी करीब 10:30-11 बज रहा था रात को जब वहाँ दंगा हुआ, और वहाँ पर दंगे के दौरान करीब 500-600 की भीड़ पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़ती है और उसके बाद वहाँ पे बंडू दवाखाना है, वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग की, गाली गलौज किया, मारने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो भी लोग थे वो भाग गए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो एक परिवार, साधनकर परिवार था, उनका पूरा परिवार, 5-6 भाइयों का परिवार वहीं रहता है। उन्होंने तो अपने घरों में मुझे ले जाकर दिखाया कि आधा किलो के पत्थर पड़े थे, और जो कि ये पत्थर अमूमन ऐसे तुरंत निकले हुए पत्थर नहीं थे। ये पत्थर बाकायदा ऐसा था कि जैसे मंगाए गए पत्थर हो या इकट्ठा किए पुराने पत्थर हो, उनको उनके घरों पर फेंका जा रहा था। तलवारें लेकर के उनको काटने की धमकी दी जा रही थी, माँ बहनों के ऊपर गालियाँ दी जा रही थी। ये सब चीज़ें करके, कानून व्यवस्था बिगाड़ करके किस तरीके से नागपुर को अशांत करने की कोशिश हो रही थी। और इसके पीछे सिर्फ फ़हीम है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई न कोई एक साजिश रची गई नागपुर को भड़काने की, उनके वहाँ पर हिंसा करने की, वहाँ की इमेज खराब करने की। क्योंकि हाल के दिनों में 4 प्रमुख चीज़ें नागपुर में इस समय पूरे देश भर में विख्यात है। सबसे पहला आरएसएस मुख्यालय नागपुर में है। चूँकि आरएसएस को इस समय पूरा देश जान रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, उसके बाद नितिन गडकरी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। इसके बाद देश भर में करीब 10-12 मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के हो, खट्टर हों या फिर दूसरे तमाम सारे लोग हों, भजनलाल शर्मा हों, ये सब आरएसएस के ही लोग रहे हैं, वहाँ से स्वयंसेवक रह के निकले हैं। तो उस आरएसएस को 100 साल पूरा हो रहा था, उसके पहले वहाँ पर धमकाने भड़काने की कोशिश, और उसी महाल इलाके में जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, उसी महाल इलाके में इस तरीके का दंगा भड़काया गया। तो इसका मतलब है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची गई थी इस दंगे को भड़काने की। और अब जब आज के समय में चीज़ें शांत हुई हैं, तो आज मुख्यमंत्री मीटिंग लेकर के धीरे धीरे रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, और रिव्यू मीटिंग के बाद कोशिश करेंगे कि वहाँ से थोड़ी सी कर्फ्यू में ढील दी जाए। तो फिर मोमिनपुरा का भी इलाका खाली हो जाएगा, हंसापुरी का इलाके में भी थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ेगी, और थोड़ी मूवमेंट जो है वो शिवाजी चौक, चिटनीस पार्क या अग्रसेन चौक की तरफ, ये जो हिस्सा है पूरा जिसको तहसील पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, उसमें भी थोड़ा सा चीज़ें सुधरेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं पूरे नागपुर में भी दंगा फैला, लेकिन इनके हालात या इनकी जो र्यूमर्स, इनकी जो चीज़ें निकली ना, वो पूरे नागपुर में इस तरीके से गोली की तरफ फैली कि सबने अपने शटर दरवाजे बंद कर दिए। आज भी लोग डरे हुए हैं। जो दंगा प्रभावित इलाके के लोग हैं, जिनके ऊपर वो तो चाहते 10 दिन का कर्फ्यू रहे, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू रहेगा तो शांति बनी रहेगी। जैसे जैसे रात का समय होता है, शाम होने लगती है, लोगों के अंदर डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा न फिर से उसमें आ जाए दंगाई और फिर से हमला कर दे। तो ये जो परिस्थितियाँ रही हैं नागपुर की, ये बेहद भयावह परिस्थिति रही है, और किसी भी इलाके में इतनी भयावह परिस्थिति। और एक महत्वपूर्ण एंगल जो वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला, चाहे वो हंसापुरी में की बात करें या फिर अग्रसेन चौक की बात करें या फिर चिटनीस पार्क की बात करें, शिवाजी चौक की बात करें, जो ये मेन प्रभावित इलाके रहे हैं, इनमें महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिली, गाड़ियाँ टूटी। तो एक समुदाय ने सिर्फ गाड़ियाँ कैसी तोड़ी, जिस गाड़ियों में हिंदू चिन्ह बने थे। कई बार हम गाड़ियों में हनुमान जी की मूर्ति लटका देते हैं, भगवान शंकर की मूर्ति रख देते हैं,
दुर्गा जी या माता जी की मूर्ति रख देते हैं, या ओम नमः शिवाय लिख देते हैं, या कुछ न कुछ भगवा झंडा बना देते हैं, जय महाराष्ट्र लिख देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिससे कि लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये हिंदू है। तो ऐसे गाड़ियों को तोड़ा गया और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुसलमानों की बगल में दुकानें रहीं, बगल में घर रहे, लेकिन उनको हार्म नहीं किया गया। ये पहला ऐसा दंगा रहा जिसमें कि चिन्हित करके दंगाइयों ने उनके ऊपर हमले किए हैं। यही पुलिस को खतरा है कि आखिर इतना प्लांट जो है, कोई जब पुलिस की भाषा में अगर कहें तो दो तरीके के आरोपी होते हैं इस तरीके की भीड़ में। एक भीड़ होती है जो लीडर के साथ भीड़ चलती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और एक लीडरलेस मॉब होती है, यानी बिना किसी लीडर के भीड़ बढ़ती है। ये दंगा हमेशा बिना लीडर की भीड़ का होता है, लेकिन बिना लीडर की भीड़ अगर ये आइडेंटिफाई करके तोड़फोड़ कर रही है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया, उनको समझाया गया कि किस तरीके से हमले करने हैं, कहाँ कहाँ किसको किसको टारगेट करना है। तो इस पर पूरे मामलों पर बहुत सारी अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें रहीं। इसमें कुल 5 FIR जो है वो नागपुर ग्रामीण में रजिस्टर हुई हैं, 13 FIR कुल नागपुर शहर में हुई है, जो कि एक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हुई है, और बाकी 12 जो है वो FIR हुई है नागपुर सिटी में, जिसमें 4 साइबर क्राइम के तहत FIR हुई है। बाकी 8 FIR जो है वो पुलिस स्टेशंस में हुई है, और इस पूरे मामले में 100 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फ़हीम शमीम भी है, जिसको कि 24 तक रिमांड बढ़ गई है, ऐसी सूचना है। इसके साथ साथ तमाम सारे आरोपियों को धीरे धीरे रिमांड में लाया जा रहा है, उनको वहाँ पुलिस कस्टडी लेके उनको पूछताछ शुरू है। इस दौरान मुख्यमंत्री का दौरा भी काफ़ी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, वहाँ पूरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस बार मामले में फिलहाल जांच शुरू है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो भी CCTV 100 से 150 CCTV हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनसे निकालने की कोशिश हो रही है कि क्या क्या चीज़, चश्मदीद कैसे काम करते थे, कैसे। उसी में ये जो अंडर 18 वाले लड़के मिले, उसे CCTV में मिले कि किस तरीके से वो खुद आकर CCTV तोड़ रहे हैं। जैसे CCTV टूटता है वैसे भीड़ आगे बढ़ती है। ये तो सुनियोजित तरीके से पूरा दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी, और इस पर फिलहाल लगाम लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, और काफ़ी हद तक उसमें सही भी साबित हुई है। अब पुलिस को आज देवेंद्र फडणवीस इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद आगे की पुलिस या कार्रवाई और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, और नागपुर को शांत करने और कर्फ्यू खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये तमाम सारे अपडेट के साथ आप भारत एक्सप्रेस का डिजिटल चैनल जरूर फॉलो करें और देखते रहिए। आगे के इसी तरीके के वीडियोस, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को जानने देखने के लिए भारत एक्सप्रेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद कंटिन्यू आप इस तरीके के जो यूज़फुल वीडियोस हैं, आखिर किसी भी साजिश के पीछे कौन जवाबदेह है, या फिर कोई भी जो आपको चीज़ें बाहर दिखती हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है, वो भारत एक्सप्रेस पर आप लगातार बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।